हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी ने जयशंकर प्रसाद जी के जीवन परिचय के बारे में जान लिया होगा। अब हम ध्रुव स्वामी ने जो नाटक जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि सन 1933 ईस्वी के अंदर लिखा गया था, इसके परिचय के बारे में कुछ जान लेते हैं कि ध्रुव स्वामी ने जो नाटक है उसकी विषय वस्तु क्या है। तो सबसे पहले ध्रुव स्वामी ने जो है इस नाटक का जो नामकरण है वो ध्रुव स्वामिनी के ऊपर क्यों किया गया है, क्योंकि जो ध्रुव स्वामिनी है वो इस नाटक की मुख्य नायिका है और सारी जो घटनाएं हैं वो ध्रुव स्वामिनी के इर्द गिर्द घूमती हैं। तो सब हम जानते हैं ध्रुव स्वामिनी की कथा वस्तु। जो ध्रुव स्वामिनी है उसका पिता और समुद्रगुप्त, उन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था और इस युद्ध में जो ध्रुव स्वामिनी का पिता है वो युद्ध हार जाता है और समुद्रगुप्त युद्ध जीत जाता है। तो जो ध्रुव स्वामिनी का जो पिता है वो उपहार स्वरूप अपनी पुत्री को समुद्रगुप्त को सौंप देता है। तो समुद्रगुप्त जो है वो ये घोषणा कर देता है कि ध्रुव स्वामिनी का जो विवाह है वो बड़े पुत्र चंद्रगुप्त के साथ कर दिया जाएगा। लेकिन समुद्रगुप्त की अचानक से मृत्यु हो जाती है और रामगुप्त, जो कि उसका छोटा भाई है, निकृष्ट है, कपटी है, वो धोखे से क्या करता है, चंद्रगुप्त को बंदी बना लेता है और जो ध्रुव स्वामी ने उसके साथ बलात् यानी कि बलपूर्वक उसके साथ विवाह कर लेता है। ध्रुव स्वामिनी रामगुप्त के पास आ तो जाती है लेकिन वो इस विवाह से बिल्कुल भी खुश नहीं है। तो इस नाटक के अंदर एक युद्ध का वर्णन किया गया है और वो नाटक जो युद्ध है वो किसके बीच में होता है, रामगुप्त और शकराज के बीच में होता है, जो कि उस समय का एक राजा होता है शकराज। तो जो इस नाटक की जो कथा वस्तु चलती है वो युद्ध के वर्णन से चलती है, यानी कि एक तरफ जो है वो रामगुप्त का शिविर लगा हुआ है और दूसरी तरफ है वो शकराज का शिविर लगा हुआ है। तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो अपने इस शादी को लेकर के खुश नहीं है और वो रामगुप्त से नाराज़ है और साथ साथ में चंद्रगुप्त से भी नाराज़ है, क्योंकि चंद्रगुप्त उस ध्रुव स्वामिनी को लाने के लिए साथ में गया था। तो फिर क्या होता है, जो शकराज है वो रामगुप्त के पास संधि प्रस्ताव भेजता है और संधि प्रस्ताव में वो एक शर्त भेजता है कि या तो तुम अपनी पराजय स्वीकार कर लो या फिर जो ध्रुव स्वामिनी है उसको मुझे सौंप दो। तो जो रामगुप्त है वो कायर है, कपटी है, निकृष्ट किस्म का आदमी है, तो वो क्या करता है, जो कि शिखर स्वामी उसका मंत्री है और उसके सलाह से वो ध्रुव स्वामिनी को शकराज के पास भेजने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन जो चंद्रगुप्त है वो इस बात से बहुत नाराज़ है। जब उसको पता चलता है तो जो चंद्रगुप्त है वो भी शकराज के शिविर में साथ में जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो रामगुप्त है वो चंद्रगुप्त से पीछा छुड़वाना चाहता है। तो रामगुप्त ये सोचता है कि जैसे ही ध्रुव स्वामिनी के साथ चंद्रगुप्त है वो शिविर में जाएगा तो शकराज जो है वो चंद्रगुप्त का वध कर देगा और इस तरह से तुम्हें उससे शकराज से भी छुटकारा मिल जाएगा और चंद्रगुप्त से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इस तरह से जो चंद्रगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी का रूप धारण कर लेता है और ध्रुव स्वामिनी के साथ वो शिविर में चला जाता है। और जब वो शिविर में चले जाते हैं तो शकराज जो है वो बड़ा बेचैन है और उनसे पूछता है कि असली ध्रुव स्वामिनी कौन है। तो दोनों के बीच में तू मैं हो जाती है। असली ध्रुव स्वामिनी कहती है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ, जो चंद्रगुप्त है वो कहता है कि मैं ध्रुव स्वामिनी हूँ। तो शकराज इस तरह से बड़ा बेचैन हो जाता है और इस तरह से जो ध्रुव स्वामिनी है और जो चंद्रगुप्त है वो शकराज के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और इस तरह से शकराज का वध हो जाता है। तो जैसे ही ये सूचना, शकराज के वध की सूचना है वो रामगुप्त तक पहुंचती है तो रामगुप्त बहुत ही खुश होता है और इस तरह से वह शकराज के शिविर में पहुंच जाता है और ध्रुव स्वामिनी को पाना चाहता है। लेकिन ध्रुव स्वामिनी उस राज्य को छोड़ करके जाना चाहती है क्योंकि वो चंद्रगुप्त से अभी भी नाराज़ है और रामगुप्त से भी नाराज़ है। तो इस बात का
फैसला करने के लिए दो समस्याएं सामने आती हैं उस समय पर, यानी कि जो ध्रुव स्वामी ने वो किसको सौंपी जाए, वो रामगुप्त को सौंपी जाए या चंद्रगुप्त को सौंपी जाए। दूसरी बात है ये है कि जो रामगुप्त है वो निकृष्ट है, कपटी है, वो अपने राज्य की रक्षा नहीं कर सकता, तो रामगुप्त जो राज्य का जो राज है वो किसको सौंपा जाए। ये दो समस्याएं उसके परिषद के सामने या सभा के सामने आती हैं, सभा बैठाई जाती है, तो सभा में निर्णय लिया जाता है कि जो राजा अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता, जो राजा निकृष्ट है, उसको उस राज्य का राजा होने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से उससे राजा होने का अधिकार छीन लिया जाता है। दूसरे बारी आती है कि ध्रुव स्वामी ने किसको सौंपी जाए। तो फिर जो पुरोहित हैं वो इस बात का फैसला करते हैं कि जो ध्रुव स्वामिनी है वो यानी कि जो विवाह है वो एक ही बहुत ही पवित्र बंधन है, और जो पति होता है उसको उसके अपनी पत्नी की रक्षा करने का अधिकार होता है। क्योंकि जो रामगुप्त हैं वो ध्रुव स्वामिनी की उसकी शौर्य की उसकी रक्षा नहीं कर सका, उसकी आदर मान सम्मान नहीं कर सका, तो ऐसे में उसको उसका पति होने का कोई अधिकार नहीं है। इस तरह से जो रामगुप्त है वो दोनों अधिकार से वंचित हो जाता है, और रामगुप्त बड़ा ही क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर के वो बाहर निकलना चाहता है, और एकदम से वो धोखे से क्या करना चाहता है, चंद्रगुप्त के ऊपर वार करना चाहता है। लेकिन सामंत कुमार उसको देख लेते हैं, और सामंत कुमार जल्दी से उसका वध कर देते हैं। इस तरह से जो कथा है उसका अंत हो जाता है। तो जो ध्रुव स्वामिनी है वो जो कहानी, जो इसकी जो कथा वस्तु है वो किस आधार पर लिखी गई है, यानी कि इसमें किस समस्या को मुख्य रूप से उठाया गया है, तो नारी की जो समस्या है वो प्रमुख रूप से दिखाई देती है। यानी कि नारी है वो हमेशा से प्रताड़ित होती आई है, उसको हमेशा से बेचा जाता रहा है, लेकिन जो जयशंकर प्रसाद जी हैं उनका जो उद्देश्य है वो सिर्फ समस्या उठाना नहीं है, बल्कि उस समस्या का समाधान करना भी है। यानी कि जो रामगुप्त है वो ध्रुव स्वामिनी को बेच देता है, ये समस्या है, लेकिन इस समस्या का समाधान भी दिखाया है कि जब सभा बैठती है, परिषद बैठती है, तो वो निर्णय ले लेती है कि जो रामगुप्त है उसको ध्रुव स्वामिनी का पति होने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से क्या हो जाती है, ध्रुव स्वामिनी नाटक का अंत हो जाता है।